हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था देवनागरी लिपि के विकास का क्रम, और आज हम देखने वाले हैं देवनागरी लिपि के गुण और दोषों के बारे में यहाँ पर अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पर देवनागरी लिपि अपनी वैज्ञानिक और व्यापकता के लिए जानी जाती है, और इसके प्रमुख गुण हैं और कुछ यहाँ पर दोष भी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हो। तो देवनागरी लिपि में वैज्ञानिकता और ध्वन्यात्मकता है। तो देवनागरी लिपि अत्यंत वैज्ञानिक मानी जाती है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण है, और अंग्रेजी में पुट और बट में यू का उच्चारण अलग अलग होता है, जबकि देवनागरी में क का उच्चारण हमेशा क ही रहता है। इसमें किसी भी वर्ण का उच्चारण दो तरह से नहीं होता है, और इसमें पूर्णता पूरी रहती है। तो देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाओं की सभी ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है। इसमें स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण बहुत व्यवस्थित रहता है। यह एक ध्वनि आधारित लिपि है जिसमें हर ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह होता है। तो देवनागरी लिपि में पूर्णता यहाँ पर रहती है, और हर ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह रहता है। और देवनागरी लिपि में उच्चारण में एक रूपता रहती है। इसमें एक बार सीख लेने पर उच्चारण में कोई भी भ्रम नहीं होता है। शब्दों को देखकर उनके सही उच्चारण का अनुमान लगाना आसान होता है। और इसके यहाँ पे और जो गुण है, सरलता और स्पष्टता देवनागरी लिपि में होती है। देवनागरी के जो अक्षर है स्वतंत्र और स्पष्ट होते हैं। संयुक्त अक्षर भी वैज्ञानिक तरीके से बनाए जाते हैं, जिससे उन्हें पढ़ने में आसानी होती है। बाकी टंकण और मुद्रण में भी सुविधा होती है। तो जो तकनीक है, आधुनिक तकनीक के विकास के साथ देवनागरी में टंकण और मुद्रण काफ़ी सुविधाजनक हो गया है। यूनिकोड के आने से इसे कंप्यूटर और मोबाइल पर इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है। और उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण आपको बताऊं तो देवनागरी में वर्गों का जो वर्गीकरण है, उनके उच्चारण स्थान जैसे कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ के आधार पर किया गया है, जो भाषा सीखने वालों के लिए बहुत सहायक होता है। उदाहरण के लिए क, ख, ग, घ, घ कठच ध्वनियाँ हैं, जबकि च, छ, ज, झ, य तालव्य ध्वनि ये कंठीय ध्वनि है, और जबकि ये चौ, छ, जो ये आपकी तालव्य ध्वनि है। देवनागरी लिपि के कुछ दोष भी है, तो गुण है तो कुछ दोष भी होंगे। तो देवनागरी लिपि है उसमें गुण के साथ साथ कुछ दोष भी है, तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो सिरा रेखा, ऊपर की जो रेखा का प्रयोग है, तो देवनागरी के वर्णों के ऊपर एक सिरा रेखा खींची जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, का के ऊपर एक सिरा रेखा खींची गई है। यह लिपि को एक रूपता देती है, लेकिन लिखते समय यह रेखा खींचने में अधिक समय भी लगता है, ये इसका दोष है। और यह टंकण में भी थोड़ी बाधा उत्पन्न कर सकती है। उदाहरण के लिए कमल लिखते समय क, म, ल के ऊपर एक सीधी रेखा खींचनी पड़ती है। मात्राओं का प्रयोग, तो मात्राएं वर्णों के साथ ऊपर, नीचे, आगे या पीछे लगती हैं, जिससे कभी कभी भ्रम की स्थिति भी पैदा हो जाती है, खासकर नए सीखने वालों के लिए। जैसे कि में ई की मात्रा बाईं ओर लगती है, और की में बड़ी ई की मात्रा दाईं ओर लगती है। और संयुक्त अक्षरों की जटिलता भी है। तो कुछ संयुक्त अक्षर जटिल होते हैं, और उन्हें पहचानने तथा लिखने में अभ्यास की आवश्यकता होती है। जैसे त्र, ज्ञ, क्ष जैसे ये संयुक्त अक्षर जो है, कुछ इनमें जो क्या होती है, यहाँ पे थोड़ा सा जटिलता रहती है। तो जो नए नए सीख रहे हैं तो उनको यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। और यहाँ पर अधिक वर्ण संख्या यहाँ पर है। तो देवनागरी में वर्णों की जो संख्या है अन्य लिपियों की तुलना में अधिक है। स्वर और व्यंजनों को मिलाकर लगभग 52 यहाँ पर है। तो स्वर आपके यहाँ पर लगभग कितने हो गए, आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। अ से लेके और ओ तक, औ तक यहाँ पर ये आपके स्वर होंगे, और बाकी क से लेके आपके छत्र ज्ञ तक। तो ये पूरा आपका यहाँ पे स्वर और व्यंजन को मिलाकर 52 आपके यहाँ पे वर्ण बन जाते हैं। यह सीखने में थोड़ा अधिक समय ले सकता है, और विभिन्न भाषाओं में अलग अलग प्रयोग है। तो हालांकि देवनागरी कई भाषाओं में उपयोग होती है, लेकिन कुछ भाषाओं में इसके वर्णों या मात्राओं का प्रयोग थोड़ा भिन्न हो सकता है, जिससे भ्रम भी हो सकता है। उदाहरण के लिए मराठी में कुछ वर्णों का उच्चारण हिंदी से थोड़ा भिन्न होता है। बाकी फ़ॉन्ट संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती है। पुरानी तकनीक में कुछ फ़ॉन्ट ऐसे होते हैं जिनमें संयुक्त अक्षर या मात्राएं ठीक से प्रदर्शित नहीं होती थी। हालांकि यूनिकोड के आने से समस्या काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है। तो संक्षेप में आपको बताऊं तो देवनागरी लिपि अपनी वैज्ञानिकता और
ध्वन्यात्मकता के कारण एक उत्कृष्ट लिपि है, लेकिन इसमें कुछ छोटी मोटी कमियां भी हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है, जिनके साथ सामंजस्य बिठाया जा सकता है।